नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मुद्दा देख रहे हैं आप। महायुद्ध की आशंका से सहमी दुनिया भारत से शांति दूत की भूमिका अदा करने की उम्मीद कर रही है। हमास को सपोर्ट कर रहे ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, उससे दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंता बढ़ गई है कि कहीं इस चिंगारी से तीसरे विश्व युद्ध की आग ना भड़क उठे। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत से अपील की है कि उसे पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता लाने में भूमिका निभानी चाहिए। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने इजरायली और ईरानी समकक्षों के साथ फोन पर बात की थी और इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए तत्काल तनाव कम करने की अपील की थी। दरअसल ईरान और इजराइल दोनों से ही भारत के अच्छे और मजबूत संबंध हैं। दोनों ही देशों के साथ भारत के व्यापारिक और सामरिक संबंध हैं। जंग बढ़ी तो भारत के हित भी प्रभावित होंगे। ऐसे में जरूरी है कि भारत इस तनाव के बीच शांति दूत की भूमिका निभाए। ईरान इजराइल के बीच संघर्ष में दुनिया एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। महायुद्ध की आशंका से सहमी दुनिया भारत से शांति दूत की भूमिका अदा करने की उम्मीद कर रही है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने सोमवार को कहा कि ईरानी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल सक्षम है और जवाबी कार्रवाई का उसे अधिकार भी है, लेकिन वो अंतिम विकल्प होगा। ऐसे में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत से अपील की है कि उसे पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता लाने में भूमिका निभानी चाहिए। गिलोन ने कहा, मुझे लगता है कि एक मित्र के रूप में हम भारत से ये उम्मीद करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बेहद मजबूती से ये सुनिश्चित करे कि ईरान पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा करने की अपनी गतिविधियों को रोके। गिलोन ने कहा कि भारत को स्थिति को सामान्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बहुत सम्मानित पक्ष के रूप में अपना प्रभाव डालना चाहिए। दरअसल ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हवाई हमले में 2 जनरल सहित ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 7 कर्मियों के मारे जाने की घटना के जवाब में शनिवार देर रात इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। इसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। पिछले 7 अक्टूबर से ही इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग में ईरान मजबूती के साथ हमास के साथ खड़ा है और अब तो ईरान और इजराइल के बीच सीधी टक्कर शुरू हो गई है, जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बन गया है। जिस तरह से इजराइल हमास जंग में ईरान उतर गया है, इससे आशंका जताई जा रही है कि कहीं हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। इजराइल पर ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमला किए जाने के बाद भारत ने रविवार को कहा था कि वो दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर अत्यंत चिंतित हैं और हमले से क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने इजरायली और ईरानी समकक्षों के साथ टेलीफोन पर बात की और इस घटनाक्रम पर चिंता जताते हुए तत्काल तनाव कम करने की अपील की। दरअसल ईरान और इजराइल दोनों से ही भारत के अच्छे और मजबूत संबंध हैं। ऐसे में जब भारत को दोनों ही दोस्त आपस में उलझ पड़े हों तो भारत के सामने धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। अगर दोनों के बीच जंग बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक सुरक्षा पर भी असर पड़ना तय है। ईरान इजराइल युद्ध की आशंका को देखते हुए इसका नकारात्मक असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की तेजी के पीछे यही संकट अहम माना जा रहा है। इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है। वहीं अगर इजराइल और ईरान का भी संघर्ष शुरू हो गया तो भारत के डिफेंस सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ऐसे में अगर एलएसी पर चीन कुछ हरकत करता है और चीन से विवाद बढ़ता है तो हमारे सपोर्ट और सप्लायर अपनी ही लड़ाई में व्यस्त होंगे, जिसका असर भारत पर पड़ सकता है। वैसे भी इजराइल और ईरान दोनों भारत के लिए अहम हैं। इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक सप्लायर है तो सेंट्रल एशिया, रिपब्लिक और ईस्ट यूरोपियन देशों तक कनेक्टिविटी के लिए ईरान अहम है। इसीलिए भारत तो यही चाहेगा और यही कोशिश करेगा कि दोनों ही देशों के बीच संघर्ष आगे ना बढ़े। और यही वजह है कि अब वक्त आ गया है कि भारत इस जंग में शांति दूत की भूमिका अदा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो पहले रूस यूक्रेन, फिर इजराइल हमास और अब इजराइल ईरान। एशिया एक और युद्ध की कगार पर खड़ा है। 13 और 14 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइल और ड्रोन दागे। हालांकि खबरों के मुताबिक इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग सभी हमलों को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं स्टैंड बाय पर हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने मध्य एशिया, यूरोप समेत दुनिया भर को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत भी हालात की निगरानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर दोनों देशों को तनाव खत्म करने की सलाह दी है, क्योंकि अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो असर भारत पर भी होगा। तो इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जे.एस. सोढी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हरि मोहन कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कौशिक जी, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ने से एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी तक और हमारे लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। सर, मिडिल ईस्ट से हमारी बड़ी लेबर फोर्स भी है, तो ऐसे में भारत पर दबाव भी है और इसके साथ ही इस संघर्ष को बढ़ने से रोके ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं है। जी मैम, भारत एक ऐसा न्यूट्रल पार्टनर है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, रशिया, जितने भी यहाँ प्लेयर्स हैं, चाहे उसमें सऊदी अरेबिया ले लें, चाहे इन सब में एक बिल्कुल न्यूट्रल पार्टनर है। यानी ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर वाली सिचुएशन इंडिया की। अब ऐसी सिचुएशन में मैम प्रॉब्लम क्या आ रही है इंडिया के साथ कि इंडिया किसी के भी साथ अगर एक बार भी खड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरा पार्ट उसी लेवल पर नाराज है। इसीलिए एक बहुत ही बेसिक थॉट अपनाया गया, वो ये कि भाई हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखने हैं, दोनों से कहेंगे शांति बनाएंगे। उसके बाद ये वॉर अगर एस्केलेट होता है तो बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या शांत करने की कोशिश करेंगे, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते कि यहाँ एक ऐसा रोल प्लेयर कि हम जैसे अमेरिका करने की कोशिश करता है या रशिया, वैसा किसी भी तरीके का रोल इंडिया वहां पर नहीं करेगा। हाँ, एक शांति दूत का तो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इंडिया कभी भी वहां एज अ प्लेयर या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से किसी पार्टी के एज अ पार्टी ऑफ वॉर नहीं खड़ा हो सकता। अब रही बात हमें अपने इंटरेस्ट को बचाने की, कितना हमारे पास एक लिमिटेड स्कोप है यहाँ जी। जैसे अभी वो 17 इंडियन सेलर्स जो हैं वो पकड़े गए, जहाज इजराइल का है और पकड़े ईरान के द्वारा गए हैं। ऐसे में इंडिया सबसे अच्छा काम ये कर सकता है, काउंसिल एक्सेस मिल गई, हमारे 17 जो सेलर्स हैं उन तक, उनको भारत लाने का काम कर देगा। अगर हम ये सोचें कि वहां पर किसी तरीके का बड़ा बदलाव किया जाएगा तो मैडम, जब तक अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल, सऊदी अरेबिया और जितने भी प्लेयर्स हैं, इनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगे और फ्यूचर क्लीन एनर्जी जो गैस है उस पर किसी एक का पूरा मतलब कब्जा नहीं हो जाएगा, चाहे वो ईरान चाहे वो अमेरिका। तब तक हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे ही सुलझते हुए देखते हैं। हाँ, ये बड़े वॉर में एस्केलेट होगा, इसकी संभावना कम है। ईरान प्रॉक्सी वॉर चाहेगा, अमेरिका आपको सुलझाए रखना चाहेगा अप टू अ लिमिट। ठीक है सर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। मैं वापस से सर आपके पास आऊंगी, कुछ और चीजें हैं जो हम आपसे समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन जे.एस. सोढी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सर, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो अमेरिका भी इसमें उलझेगा, रूस पहले से युद्ध में है। सर, भारत को रक्षा उपकरण देने वाले देश खुद संघर्ष में होंगे तो इससे हमारी सामरिक जरूरतों की जो सप्लाई है वो तो प्रभावित होगी ही। जय हिंद ऋषु जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। सैनिक भाषा में दो शब्द होते हैं, एक होता है जियो स्ट्रेटेजिक पावर और एक होता है जियो स्ट्रेटेजिक पिवट। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो जियो स्ट्रेटेजिक पावर है, वो है अमेरिका, रूस और चीन। और जियो स्ट्रेटेजिक पिवट जैसे देश हैं वो है भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल। अब दुनिया में कोई भी युद्ध हो वो सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक पावर ही खत्म करा सकते हैं और वो है रूस
अमेरिका और चीन, इनके अलावा कोई चौथा देश दुनिया में कोई भी युद्ध को खत्म नहीं करा सकता है। जहां तक आपके प्रश्न की बात है ऋतु जी, ये भारत के लिए एक चुनौती है, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा डिफेंस सिस्टम का इंपोर्ट होता है, चाहे रूस से हो चाहे इजराइल से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। वो इतना सफल हुआ कि अभी हमने पिछले गए वित्त साल में हमने 21,000 करोड़ के हमने हथियार विदेशों में एक्सपोर्ट किए, अपने लिए तो बनाए ही हैं। लेकिन हमारे अभी भी अधिकतर हथियार विदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि जो इसका मुख्य कारण ये है ऋतु जी की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी सारे इन विदेशी देशों के पास है, चाहे अमरीका हो, रूस हो या इजराइल हो। देखिए ऋतु जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाने में जो पीएचडी होते हैं, डॉक्टरेट होते हैं स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, वो छात्र होते हैं जो स्टेम में डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, वो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। मैं बताना चाहूंगा आंकड़े की 2019 में अमेरिका में 30,000 डॉक्टरेट थे स्टेम में, चीन में 50,000 थे, भारत में सिर्फ 700 थे। तो अगर हम खुद आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने डॉक्टरेट बढ़ाने होंगे स्टेम में, और तभी हमें दूसरे देशों पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं एक और मिनट चाहूंगा। दूसरी बात है कि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अहम होता है। हमारा कम बजट है रिसर्च और डेवलपमेंट में बनस्पत इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस। तो जब तक हम अपना रिसर्च और डेवलपमेंट बजट नहीं बढ़ाएंगे, हमारा आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से सफल नहीं होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीजें असेंबल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फॉरेन देशों की है। तो मेरे को उम्मीद है कि उम्मीद है, और थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जिस तरीके से वाकई भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, इसको हमने भी देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, और तमाम तरह के जो हथियार हैं वो उत्तर प्रदेश में इस दौरान बनाए जा रहे हैं। जो हथियार पहले हम बाहर से खरीदा करते थे, अब वो हथियार हमें बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि न हम सिर्फ अपने देश में इनको बनाएंगे बल्कि इनको सप्लाई भी करेंगे। बहरहाल सर, वापस से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, सर, इजराइल भारत से उम्मीद करता है कि भारत को पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता लाने में भूमिका निभानी चाहिए। भारत के लिए यह कितना चुनौतीपूर्ण होगा? मैम, ये चुनौतीपूर्ण इस तरीके से है कि डिफरेंट प्लेयर्स को अगर आप उठाकर देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के ऊपर और सऊदी अरब कंट्री, अरब जितनी भी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री, उनके ऊपर हम ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं। जैसे कि सऊदी सर ने कहा कि इजराइल के ऊपर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट हैं। वहीं अगर तीसरी तरफ देखेंगे ईरान, तो ईरान के ऊपर हम लोग नॉर्थ साउथ जो ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रशिया तक का जो कॉरिडोर BRI के काउंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ ईरान के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, ईरान से हम गैस के ऊपर डील करना चाहते हैं, जो भी कतर के साथ हुई है वैसे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, इन सबके इंटरेस्ट इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है कि कोई भी जरा सा भी अपने इंटरेस्ट को जैसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका वहां पर न्यूक्लियर डील चाहता है। अमेरिका न्यूक्लियर डील के साथ साथ ईरान की गैस जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करना चाहता है, और चाहता है कि वो सारा गैस सप्लाई अमेरिका के टर्म्स कंडीशंस पर और अमेरिका जैसे बताए वैसे। अब आप ये देखिए, न्यूक्लियर डील के नाम पर गैस सप्लाई के ऊपर कंट्रोल, आप खुद अंदाजा लगाइए कोई भी सॉवरन नेशन कैसे कर ले। अमेरिका इसीलिए ईरान को कंट्रोल करना चाहता है। रशिया और चाइना अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान के पीछे खड़े हुए हैं कि ईरान भाई तू लड़, हम तेरे साथ। ऐसी सिचुएशन में ईरान कंसिस्टेंटली लड़ेगा। वहां पर अगर आप अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा कदम पीछे हटा सकता है। लेकिन क्या अमेरिका इंडिया के दबाव में आकर मिडल ईस्ट में अपने किसी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो इंडिया बहुत सारा प्रेशर यूक्रेन वॉर में भी क्रिएट कर चुका होता यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के ऊपर, जो कि नहीं हो पाए। उसके पीछे का लॉजिक ये है, यूक्रेन के मामले में भी इंडिया ने काफी कोशिश की है कि पीसफुल, मतलब इशू कुछ पीस एस्टैब्लिश हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट वहां जो है
वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है रशिया से, और वहां दोनों में से कोई पीछे हटना नहीं चाहता। वही चीज यहाँ मिडल ईस्ट। तो इंडिया का सबसे मेन कोशिश ये है कि आप ब्रुटैलिटी ना दिखाएं, वॉर को कंट्रोल करें, एस्केलेट ना होने दें। कोशिश तो पूरी कर सकते हैं, बीच का रास्ता अपना सकते हैं कि दोनों का बीच का कोई रास्ता हो, लेकिन कोई प्रेशर क्रिएट कर पाएगा मुझे नहीं लगता। कि अपने इंटरेस्ट को बचाने की सिचुएशन में तो आ चुका है, जो पहले अपने इंटरेस्ट भी नहीं बचा पाते थे, कम से कम अब हम अपने इंटरेस्ट को बचा पा रहे हैं। लेकिन वहां पर किसी पर प्रेशर क्रिएट करके वहां वॉर को रोक दें, अभी पॉसिबल सिचुएशन नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, वो तो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए लगातार हम बार बार ये भी कह रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत के सामने तो धर्म संकट की जो स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि दोनों ही देश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जय सोढ़ी जी, सर, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की गतिविधियां सर जिस तरह से बढ़ रही हैं, इससे इजराइल ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी अशांति फैल सकती है, और इस फोर्स को लेकर अमेरिका का रुख भी अच्छा नहीं रहा है। ऋषि जी, देखिए, ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं है, ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल ईरान के साथ अपने तनाव को पूरी दुनिया का युद्ध दिखा रहा है। ये पूरी दुनिया का युद्ध नहीं है, ये ईरान और इजराइल का आपसी मामला है। क्योंकि इसके जो बीज हैं, उसके बीज 1948 में हुए थे, जब इजराइल ने खुद ब खुद अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी थी, और जो यूएन मैंडेट हुआ था टू नेशन सोल्यूशन के लिए, वो इजराइल ने नकारा था, माना नहीं था। तो इजराइल अपनी गलती के लिए दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहता है। जब तक ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 7 अक्टूबर से कह रहे हैं, जब से हमास ने हमला किया, कि जब तक इजराइल टू नेशन सोल्यूशन के तैयार नहीं होता है, मिडिल ईस्ट में कभी शांति आ ही नहीं सकती है। यही चीज अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कई बार कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है। पूरी दुनिया आज कह रही है, क्योंकि पूरी दुनिया 24/7 न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की वजह से जान चुकी है, क्योंकि आज से 20 साल पहले नहीं कहा कि ये जो असली लड़ाई है फिलिस्तीन की, इसका असली मुद्दा क्या है। आज जब पूरी दुनिया जागरूक हो चुकी है, तो पूरी दुनिया चाहती है कि टू नेशन सोल्यूशन हो। भारत भी चाहता है टू नेशन सोल्यूशन हो, सिर्फ इजराइल है जो टू नेशन सोल्यूशन नहीं चाहता है। तो जब तक इजराइल टू नेशन सोल्यूशन तैयार नहीं होता है, मिडिल ईस्ट में कभी शांति आ ही नहीं सकती है। ठीक है, इजराइल नहीं चाहता है, ये बात यहाँ पर कही जय सोढ़ी जी ने, और लगातार तमाम लोग इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, सर, पिछले कुछ समय में दुनिया भर में हुए सैन्य संघर्ष से भारत ने अपने को अलग रखा और अपने हितों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी अपनाई है। क्या ये नीति ईरान और इजराइल संघर्ष में भी काम करेगी? मैम, ये नीति जिस दिन से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और कोल्ड वॉर चल रहा है, तब से बहुत सक्सेसफुली इंडिया ने फॉलो की है, और मेरा ऐसा मानना है कि इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कई बार होता है रिजल्ट जो इमीडिएट वाले हैं वो अच्छे नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। उस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं बात कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। आज भी अगर हम देखेंगे, भले ही हमारी जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट के नाम पर नहीं है, वो नाम टैग नेम हमने नहीं रखा, लेकिन पॉलिसी तो वही है। आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, आपके ऑयल रशिया से आपने खरीदा, तो उसका फायदा ये हुआ कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को जिस लेवल पर हम कंट्रोल कर पाए, दुनिया के अंदर दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। जापान के प्रधानमंत्री जो क्या नाम है, फुमियो किशिदा थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया ने डेविल बन के पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बचा लिया। यूरोप जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन से गुजर रहा है, अगर इंडिया यही ऑयल रशिया से खरीदना बंद करके सऊदी अरेबिया के पास जाकर कहे कि मुझे भी ऑयल चाहिए, तो ये जो रेट अभी चल रही है ऑयल प्राइस जो अभी चल रहा है मैडम, ये 2 गुने तक पहुंच सकता है, क्योंकि बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। तो अपने इंटरेस्ट भी बचाए, दुनिया के इंटरेस्ट भी बचाए। अमेरिका से हमने कोई रिलेशन खराब नहीं, यानी अगर हमें S-400 टेक्नोलॉजी रशिया से चाहिए, हम ले रहे हैं। अगर हमें क्या नाम है AK-503 जो राइफल है वो अगर हमारे को रशिया से चाहिए तो हम ले रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इवन प्रोडक्शन की भी हमारे को परमिशन दे रहा है। अमेरिका से हमारे को जो भी चाहिए वो मिल रहा है।
तो हमें दोनों के बीच में खड़े होकर दोनों से बेनिफिट लेकर बहुत फायदा हो रहा है। बल्कि इस चीज में हाँ इसमें नुकसान हो सकता है। नुकसान लोग हमारे बहुत से जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें नुकसान इस चीज का ये हो सकता है कि भाई अगर हम लड़ पड़े और मतलब कल को अगर हमारी चाइना से लड़ाई थी तो हमारा कोई दोस्त नहीं होगा, क्योंकि रशिया चाइना के ग्रिप में जाता जा रहा है और अमेरिका जो है वो हमारी मदद क्यों करे। ठीक है, थोड़ा मैं इस पर मैं जे सोडी जी से भी चर्चा करना चाहूंगी। सर आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पिछले कुछ समय में दुनिया भर में हुए सैन्य संघर्ष से भारत ने अपने को अलग रखा है और अपने हितों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है सर वो भी अपनाई। लेकिन क्या ये नीति ईरान इजराइल संघर्ष में काम करेगी? क्योंकि इजराइल भारत का स्ट्रेटेजिक सप्लायर है, तो सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन देशों तक कनेक्टिविटी के लिए ईरान अहम है। भारत चाबहार पोर्ट में ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऋषु जी, 1947 से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति हमेशा निष्पक्ष और नॉन अलाइंड रही और यही कारण है कि आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान सम्मान किया जा रहा है। ये ईरान इजराइल टेंशन में भी भारत किसी साइड का पक्ष नहीं लेगा। अगर इनके बीच युद्ध भी शुरू होता है, भारत इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये युद्ध इन दो देशों का है। कल भगवान न करे हम पर कोई युद्ध होगा, हमारी मदद के लिए कोई देश नहीं आएगा। ये चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो गए, अमेरिका ने एक सैनिक नहीं भेजा। 6 महीने से ज्यादा इजराइल हमद युद्ध हो गए, अमेरिका ने एक सैनिक इजराइल नहीं भेजा। तो हमें उन्हीं युद्ध में इन्वॉल्व होना चाहिए जो हम पे हमारे दुश्मन देश करें। हमें अमेरिका की तरह नहीं होना चाहिए कि जैसे अमेरिका ने 1766 से जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक मुझे 2000 युद्धों में 201 युद्धों में दुनिया में हिस्सा लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो भारत की जो नीति है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। हम ना पहले ना अभी भी किसी दूसरे 2 देशों के युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। बिल्कुल सर, चलते चलते संक्षेप में एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि समय का अभाव है सर, क्योंकि ईरान इजराइल का संघर्ष टल भी जाए तो भारत के लिए ये एक अनुभव है कि उसे अपने आप को किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जब तक हमारे हित दूसरे से जुड़े रहेंगे तो हम दुनिया में हो रही उथल पुथल से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। भारत को सामरिक दृष्टि से क्या कदम उठाने बिल्कुल अपरिहार्य मतलब जरूरी है सर? ऋषु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो विख्यात चैनल और रोज इसे करोड़ों लोग देखते हैं, मैं हर भारतीय नागरिक से अनुरोध करूंगा कि इसी समय से वो कोई भी चीनी सामान खरीदना बंद करें, वो वही सामान खरीदें जो भारत में बना हुआ है। और मैं भारत के व्यापारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप चीन से सामान को इंपोर्ट मत करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर बातों और मेक इन इंडिया बहुत अच्छी स्कीम है। आप भारत में बनाइए, बेशक थोड़ा महंगा बनाइए, लेकिन भारत में बनाइए, क्योंकि अगर आप चीन से इंपोर्ट करेंगे आप हमारे दुश्मन देश को पैसा दे रहे हैं से अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।